चेन ऑफ कमांड और स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे चेन ऑफ कमांड का सिंपल मीनिंग क्या होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, नैरो और वाइड स्पैन का एग्जांपल्स को समझेंगे, दोनों कॉन्सेप्ट का लिंक और इम्पोर्टेंस भी समझेंगे और कैसे ये सिस्टम को इफिशिएंट बनाते हैं इस बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम डिटेल में समझते हैं कि चेन ऑफ कमांड और स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। सो फ्रेंड्स, चेन ऑफ कमांड क्या होता है? चेन ऑफ कमांड का मतलब होता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, यानी एक क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी जिसमें पता होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर कौन देगा, किस लेवल से किस लेवल तक इंस्ट्रक्शन जाएंगी और किस लेवल पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। ये चेन इंश्योर करता है डिसिप्लिन, क्लैरिटी ऑफ रोल और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिजोल्यूशन। अगर चेन ऑफ कमांड क्लियर ना हो तो कंफ्यूजन होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है ये समझना मुश्किल हो जाता है। नो, वी नीड टू अंडरस्टैंड स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है एक मैनेजर के अंडर डायरेक्टली कितने लोग काम करते हैं। ये डिफाइन करता है कि एक लीडर या सुपरवाइजर कितने लोगों को इफिशिएंटली मैनेज कर सकता है। ये दो टाइप का होता है, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। पहले हम समझते हैं नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक मैनेजर के अंदर कम लोग होते हैं, यानी 2 3 4 5 ज्यादा लेवल्स बनते हैं, क्योंकि एक मैनेजर के अंदर कम लोग हैं तो ज्यादा लेवल बना के ज्यादा मैनेजर, ज्यादा लोग होंगे। सुपरविजन स्ट्रांग होती है। इससे क्या होता है, प्रॉपर मॉनिटरिंग, पर्सनलाइज अटेंशन और डिसीजन मेकिंग सेफ होता है। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कम्युनिकेशन स्लो हो जाती है, ब्यूरोक्रेसी बढ़ जाती है। अब वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल को समझते हैं। एक मैनेजर के अंदर ज्यादा लोग होते हैं, यानी 10 15 20 50 भी हो सकते हैं। लेवल्स कम हो जाते हैं, क्योंकि एक मैनेजर के अंदर ज्यादा लोग हैं तो लेवल कम हो जाता है, ज्यादा ऑटोनॉमी होती है। इसमें क्या होता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है, फीवर मैनेजमेंट लेयर्स होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इसके, मैनेजर्स ओवरलोडेड होते हैं, यानी एक आदमी के अंदर ज्यादा आदमी काम करते हैं तो वो ओवरलोडेड होता है, मतलब सबको संभालना पड़ता है। अटेंशन डिवाइड हो जाता है, ट्रेनिंग और डिसिप्लिन थोड़ा वीक हो सकता है। अब हमें समझना है कि चेन ऑफ कमांड और स्पैन ऑफ कंट्रोल के बीच में लिंक क्या होता है। एक स्ट्रॉन्ग चेन ऑफ कमांड बिना बैलेंस्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल के काम नहीं करती। अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड हो तो चेन शॉर्ट और फास्ट होगी, अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो हो तो चेन लॉन्ग बनेगी और कम्युनिकेशन स्लो हो सकता है। ये दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कितना फास्ट काम होगा, किस लेवल पर डिसीजन लिया जाएगा, टीम स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब एक एग्जाम्पल से समझे तो चेन ऑफ कमांड डीजीपी, आईजी, एसपी, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल, ये एक के नीचे एक होते हैं। तो यहाँ स्पैन ऑफ कंट्रोल, एसपी के अंदर 3 4 पुलिस होते हैं, इंस्पेक्टर के अंदर 10 15 कांस्टेबल होते हैं। ये दोनों सिस्टम पैरेलल चलते हैं, एक हायरार्की बनाते हैं तो दूसरा वर्कलोड बैलेंस करता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने समझा चेन ऑफ कमांड और स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में लिखें कि आपके अकॉर्डिंग वाइड स्पैन बेटर है या नैरो, क्यों। शेयर करें अपने सर्कल में और सब्सक्राइब करें योर क्वेश्चन मेट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन मेट। मेरा नाम है विक्की और आज हम बात करेंगे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेंट्रलाइजेशन सिस्टम क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम का क्या मतलब है, और दोनों के बेनिफिट्स और चैलेंजेस की भी बात करेंगे और किस सिचुएशन में कौन सा सिस्टम बेटर होता है, इसका हम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। जब डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ एक टॉप मैनेजमेंट के पास होती है उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन सिस्टम, यानी सारे मेजर डिसीजन ऊपर के लोग लेते हैं, नीचे के लेवल्स इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं बस। कंट्रोल टाइटली मेंटेन होता है। एग्जांपल से समझे तो इंडियन रेलवे, सबसे बड़े डिसीजन रेलवे बोर्ड से होते हैं और सब डिसीजन सारे डिवीजन उसी के हिसाब से काम करते हैं। इसके प्रॉफिट क्या है, यूनिफॉर्म पॉलिसीज, डिसिप्लिन और कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग डिसीजन में एक्सपर्टीज का यूज। क्या होता है कि इससे यूनिफॉर्म पॉलिसीज बनी होती है, डिसिप्लिन ऊपर लेवल से पूरा तरह कंट्रोल होता है और डिसीजन में लोग एक्सपर्ट होते हैं, वही डिसीजन लेते हैं। लेकिन इसके कुछ कमी भी है, जैसे स्लो डिसीजन होता है, क्योंकि टॉप लेवल से ही डिसीजन लिया जा रहा है, नीचे का कोई डिसीजन ले नहीं सकता, तो वहां से इंफॉर्मेशन पास करने में फिर लोकल इश्यूज का डिले होता है। क्या है कि जो ग्राउंड लेवल पे है अगर उसको डिसीजन का पावर हो तो जल्दी डिसीजन हो जाएगा, लेकिन इसमें लोकल इश्यूज का डिले होता है। ऊपर से क्रिएटिविटी और इनिशिएटिव कम होती है, क्योंकि डिसीजन पूरा पूरा ऊपर से लिया जा रहा है
तो लोग नीचे वाले नए कुछ करने से डरते हैं। दूसरा होता है डिसेंट्रलाइजेशन। क्या होता है? जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नीचे के लेवल तक बांट दी जाती है, उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम। यानी हर लेवल का लीडर अपने लेवल के डिसीजन ले सकता है। लोकल मैनेजर्स ज्यादा एम्पावर्ड होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है और काम करने में इनको मजा आता है। एग्जाम्पल से समझे तो मैकडोनल्ड्स हर कंट्री में अपना लोकल मेनू, लोकल प्राइसिंग और लोकल स्ट्रेटेजी बनाता है बेस्ड ऑन कस्टमर टेस्ट एंड नीड। इसके प्रॉफिट क्या क्या होते हैं? फास्ट डिसीजन मेकिंग, लोकल एडेप्टेबिलिटी और टीम मोटिवेशन ज्यादा होती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर अगर नीचे वाले लोगों के पास हो तो डिसीजन जल्दी होगा और उनके में मोटिवेशन बना हुआ रहता है कि उनके पास भी पावर होते हैं। अब इसमें क्या कुछ कमी हो सकती है? पॉलिसी कंसिस्टेंसी हो सकती है, क्योंकि नए लोग नए डिसीजन ले सकते हैं, ओवरलैप हो सकता है। रिस्की और नॉट ट्रेंड प्रॉपरली, क्योंकि नीचे के जो लोग होते हैं प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होते हैं, वो पूरी तरह से एक्सपर्ट नहीं होते हैं डिसीजन लेने में, इसलिए इसमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। फिर हम समझते हैं कि इन दोनों के बीच का बैलेंस क्यों जरूरी है। प्योर सेंट्रलाइजेशन हो तो सिस्टम रिजिड हो जाता है, प्योर डिसेंट्रलाइजेशन हो तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। बेस्ट अप्रोच होते हैं सेलेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन, जहां स्ट्रेटेजिक डिसीजन सेंट्रल लेवल पर हो और ऑपरेशनल और रूटीन डिसीजन लोअर लेवल पे दे दिए जाए, तो दोनों बैलेंस में रहेगा। कुछ एग्जांपल्स से हमने समझ लिया है। अब कौन सा सिस्टम बेहतर है, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, टाइप्स ऑफ वर्क पे और एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग और मार्केट की स्पीड पे। स्टार्टअप को ज्यादा से ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, एक गवर्नमेंट सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा सेंट्रलाइजेशन की जरूरत होती है। सो फ्रेंड्स, आज हमने समझा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच का फर्क और सिस्टम डिजाइन में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में लिखिए कि आपके हिसाब से फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन कौन सा सिस्टम ज्यादा अडॉप्ट करेंगी और क्यों। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें योर क्वेश्चन मेट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन मेट। मैं अमित विक्की और आज हम बात करेंगे अथॉरिटी के बारे में। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी और फंक्शनल अथॉरिटी। इस वीडियो में हम जानेंगे अथॉरिटी का सिंपल मतलब क्या होता है, लाइन अथॉरिटी क्या होती है, स्टाफ अथॉरिटी का क्या रोल है और फंक्शनल अथॉरिटी कब और कौन सा सिस्टम में यूज होती है और क्यों यूज होती है। इन तीनों के एग्जांपल्स और डिफरेंसेस को भी हम समझेंगे और कौन सा अथॉरिटी किस टाइप के सिस्टम में यूज होता है, इन सभी को हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अथॉरिटी का बेसिक मतलब क्या होता है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू मेक डिसीजन एंड गिव ऑर्डर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जब किसी व्यक्ति के पास राइट होता है कि वो दूसरों को गाइड करे, सुपरवाइज करे या उनसे काम करवा सके, उनके पास अथॉरिटी होती है। अब आइए समझते हैं अथॉरिटी के तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स। इनमें सबसे पहले आता है लाइन अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी क्या होती है? लाइन अथॉरिटी का मतलब होता है डायरेक्ट अथॉरिटी ओवर सबऑर्डिनेट्स, जिसमें एक क्लियर कमांड चेन होती है। ये वो लोग होते हैं जो कोर ऑपरेशंस का हिस्सा होते हैं, जिसमें प्रोडक्शन, सेल, सर्विस। एग्जांपल के लिए फैक्ट्री में प्लांट मैनेजर, प्रोडक्शन हेड, सुपरवाइजर, वर्कर, ये लोग डायरेक्ट ऑर्डर दे सकते हैं, उनके पास फुल कंट्रोल होता है अपने सेक्शन का। की पॉइंट्स क्या है इसके? हायरार्की का बैकबोन होता है, ये डिसीजन मेकिंग डिफेक्ट करता है और रिजल्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होता है। दूसरा आता है स्टाफ अथॉरिटी। स्टाफ अथॉरिटी क्या होता है? स्टाफ अथॉरिटी का रोल है सपोर्ट और एडवाइस देना। ये लोग एक्सपर्ट होते हैं लेकिन उनके पास डायरेक्ट ऑर्डर देने का पावर नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए एचआर मैनेजर, लीगल एडवाइजर, फाइनेंस ऑफिसर, ये सारे जो है बस एडवाइस दे सकते हैं, ये डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देते। ये लोग काम डायरेक्ट नहीं करवाते बल्कि गाइडेंस देते हैं कि काम कैसे होगा, क्या सही होगा, क्या पॉलिसीज फॉलो करनी है, ये सारी चीजें। की पॉइंट्स क्या है इसके? एडवाइजरी रोल, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग में मदद करते हैं ये लोग। तीसरा आता है फंक्शनल अथॉरिटी। फंक्शनल अथॉरिटी क्या होती है? फंक्शनल अथॉरिटी का एक स्पेशल टाइप की अथॉरिटी होती है जिसमें किसी डिपार्टमेंट का स्पेशलिस्ट को लिमिटेड डिसीजन मेकिंग पावर दी जाती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एग्जाम्पल के लिए सेफ्टी ऑफिसर को पूरा राइट होता है किसी भी डिपार्टमेंट में इंस्पेक्शन करने का और तुरंत काम रोक देने का अगर सेफ्टी इशू हो तो।
ये अथॉरिटी टेम्पररी या लिमिटेड होती है बट इफेक्टिव होती है क्रॉस डिपार्टमेंट सिचुएशन में। की पॉइंट्स क्या है कि स्पेसिफिक टास्क या फंक्शन के लिए ये होते हैं। दूसरा, क्रॉस डिपार्टमेंट अप्लीकेबल होता है, यानी किसी भी डिपार्टमेंट वो इंटरफेयर कर सकते हैं। हाइब्रिड ऑफ लाइन एंड स्टाफ, ये दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं, लाइन अथॉरिटी को भी और स्टाफ अथॉरिटी को भी। तो लाइन अथॉरिटी एक काम का कैप्टन जो फील्ड पर डिसीजन ले सकता है। स्टाफ अथॉरिटी एक कोच जो स्ट्रेटेजी बनाता है। और फंक्शनल अथॉरिटी एक अंपायर जो सब पर रूल अप्लाई करता है। कौन सा अथॉरिटी सिस्टम में कब यूज होता है? लाइन अथॉरिटी हर फॉर्मल स्ट्रक्चर का बेस होता है। स्टाफ अथॉरिटी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी होता है। और फंक्शनल अथॉरिटी स्पेशल केसेस में यूज होती है, जैसे सेफ्टी, फाइनेंस, ऑडिट, इटीसी। सो फ्रेंड्स, आज हमने समझा लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी और फंक्शनल अथॉरिटी के बारे में। तो उनका इम्पोर्टेंस और फैक्ट भी हमने समझ लिया है, एक सिस्टम में क्या रोल होता है इनका। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप किस टाइप की अथॉरिटी प्रेफर करते हैं और क्यों। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन मेट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन मेट। मेरा नाम है विक्की और आज हम बात करेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे डेलीगेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, क्यों डेलीगेशन जरूरी है, डेलीगेशन के 3 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, इफेक्टिव डेलीगेशन कैसे होती है और कौन से कॉमन मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी चाहिए डेलीगेशन के टाइम में। तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं कि डेलीगेशन क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या है। डेलीगेशन का मतलब होता है अपने कुछ पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किसी को ट्रांसफर करना ताकि काम इफिशियंटली हो सके। जब एक मैनेजर अपने जूनियर को कोई टास्क देता है और उसके साथ उस टास्क के डिसीजन लेने की भी पावर देता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब हमें यह समझना है कि डेलीगेशन क्यों जरूरी होता है, क्योंकि सब कुछ एक आदमी नहीं कर सकता। टाइम मैनेजमेंट भी इंप्रूव होता है, सब ऑर्डिनेट्स में लीडरशिप की डेवलपमेंट होती है, डिसीजंस फास्ट लिए जाते हैं, सिस्टम के परफॉर्मेंस ग्रो करता है। एग्जाम्पल से समझे तो अगर एक प्रिंसिपल हर क्लास की डिसिप्लिन खुद देखने लगे तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइस प्रिंसिपल और क्लास टीचर को दे दिए जाए तो सिस्टम स्मूथ हो जाती है। इस तरह डेलीगेशन काम करता है। अब हम डेलीगेशन के 3 मेन एलिमेंट्स समझते हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार, पावर टू टेक डिसीजन, गिव इंस्ट्रक्शन एंड यूज रिसोर्सेस, यानी कि किसी को पहला अधिकार देना कि वो डिसीजन ले सकता है, इंस्ट्रक्शंस दे सकता है और रिसोर्सेस यूज कर सकता है। दूसरा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी जिम्मेदारी, ड्यूटी टू कंप्लीट द असाइन टास्क प्रॉपरली, यानी कि अगर कोई काम उसको दे दिया गया है तो वो सब कुछ मैनेज करके काम को कंप्लीट करे। और तीसरा होता है अकाउंटेबिलिटी, यानी उत्तरदायित्व, फाइनल आंसरबिलिटी, यानी काम हो या ना हो जवाब तो देना पड़ेगा। अथॉरिटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है वो ट्रांसफर नहीं होता। जैसे अगर एग्जांपल समझे तो मैनेजर किसी को काम दे, चाहे वो किसी भी एम्प्लॉय को काम दे दे, लेकिन अगर गलती हुई है तो फाइनल जवाब मैनेजर को ही देना पड़ता है। तो इस तरह डेलीगेशन काम करता है। तो अब हमें ये समझना जरूरी है कि इफेक्टिव डेलीगेशन कैसे की जाती है, यानी अगर आप किसी को कोई काम डेलीगेट कर रहे हो तो वो इफेक्टिव कैसे होगा। सबसे पहले टास्क को क्लियरली डिफाइन करना बहुत जरूरी है। राइट पर्सन को चूज करो और कंप्लीटली अथॉरिटी के साथ डेलीगेट करो ताकि वो रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज को लेकर। मॉनिटर करो विदाउट इंटरफेरेंस, यानी काम भले ही डेलीगेट कर दो लेकिन आपको मॉनिटरिंग जरूरी है। फीडबैक लो और गाइड करो, यानी कि अगर आपने काम दिया है तो उससे फीडबैक लो और उसको गाइड करो कि कहाँ पे उसको जरूरत है आपकी हेल्प की और कहाँ नहीं है। अब कुछ जो है कॉमन मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी चाहिए डेलीगेशन के टाइम पे। हाफ हार्टेड डेलीगेशन, अथॉरिटी ना देना, सिर्फ जिम्मेदारी देना। अगर आप किसी को सिर्फ जिम्मेदारी दे देते हो और उसको कोई अथॉरिटी नहीं देते हो तो वो आधा अधूरा डेलीगेशन हुआ, जो आपको मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। दूसरा, माइक्रो मैनेजमेंट, हर छोटी बात में इंटरफेयर करना। अगर आपने किसी को डेलीगेट कर दिया है तो करने दो ना उसे अपने हिसाब से काम।
आप सिर्फ मॉनिटर करो, इंटरफेयर ना करो। साथ में ट्रस्ट ना करना टीम पे। अगर आप किसी को डेलीगेट कर रहे हो और उस पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो, तो डेलीगेट ही क्यों करना? फिर खुद कर लो ना। वैसे ही क्लैरिटी ना देना, क्या करना है, कैसे करना है, ये आप बताओगे नहीं, तो वो पहली बार में कैसे क्लियरली सब कुछ कर लेगा? और सबसे लास्ट जो मेन मिस्टेक होता है, फ़ॉलो अप ना लेना। यानी आपने किसी को डेलीगेट कर दिया और फिर छोड़ दिया, हो गया मेरा तो काम हो गया, मैंने बता दिया हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अब हम कुछ रियल लाइफ एनालॉजी आगे लेते हैं। जैसे एक मूवी डायरेक्टर खुद हर सीन शूट नहीं करता। वो डीओपी को कैमरा का, एडी को शेड्यूलिंग का और एडिटर को फाइनल कट का काम देता है। वो उन्हें ट्रस्ट करता है, पर वो विजन उनका ही होता है। यही है डेलीगेशन, यानी काम बांटो, मॉनिटर करो और सबको अपना काम अपने तरीके से करने दो। सो फ्रेंड्स, आज हमने समझा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में, क्या होता है, क्यों होता है और कैसे सही तरीके से किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में लिखें कि आपके हिसाब से डेलीगेशन सक्सेसफुल कब होता है। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें योर क्वेश्चन मेट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।